नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि तिब्बत और सिंजियांग ही नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूट सकता है चीन। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन यहाँ पर टुकड़ों में बंट सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने लद्दाख में जारी विवाद के लिए चीन के नए बहाने को कर दिया खारिज और गिना दिए 3 कारण। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश की सियासत में बड़ा बदलाव कराएंगे राज्यसभा के चुनाव, भाजपा की बड़ी जीत तय और सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, और एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तिब्बत और शिनजियांग ही नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूट सकता है चीन। जी हां दोस्तों, चीन हमेशा से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और ड्रैगन से दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने अक्साई चीन से सटा गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया। अक्साई चीन भारत का वो हिस्सा है जिस पर विस्तारवादी चीन ने 1950 के दशक में कब्जा कर लिया और 1962 की जंग के बाद उस पर पकड़ और मजबूत कर ली। साल 1950-51 के बीच तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ड्रैगन लगातार कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है, लेकिन चाहे वो तिब्बत हो या शिनजियांग या फिर इनर मंगोलिया, चीन ताकत के बल पर इन इलाकों में विद्रोह की आवाज दबा तो देता है, लेकिन ये आवाज बढ़ी तो चीन के कई टुकड़े हो सकते हैं और इनमें सबसे ताकतवर आवाज होगी तिब्बत की। 29-30 अगस्त 2020 यही वो दिन था जब लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की मदद से भारतीय सेना ने अहम चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर सामरिक दृष्टिकोण से अहम ब्लैक टॉप जैसी पहाड़ियों पर अपने पैर जमा लिए। चीन को बैकफुट पर धकेलने वाले इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कंपनी लीडर और तिब्बती सैनिक नीमा तेंजिन की जान चली गई। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसे देखते ही ड्रैगन आर्मी अपना रास्ता बदल लेती है, जिसमें शामिल होने वाले तिब्बती युवा का एक ही मकसद होता है, चीन से बदला, ड्रैगन से तिब्बत की आज़ादी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने लद्दाख में जारी विवाद के लिए चीन के नए बहाने को कर दिया खारिज, गिनाए ये 3 कारण। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें ड्रैगन ने कहा कि 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले से ही वहां मौजूद है और सीमा के उस पार सड़कों और संचार नेटवर्क का निर्माण जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोमवार को उद्घाटन आवाजाही और सैन्य रसद पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरा, चीन ने कभी भी चल रही सैन्य कूटनीतिक वार्ता में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के मुद्दे को नहीं उठाया है। तीसरा, एलएसी के करीब सड़क, पुल, ऑप्टिकल फाइबर, सोलर हीटेड हट्स और मिसाइल तैनात के बारे में पीएलए का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एलएसी के किनारे पर ही कोई निर्माण कर रहा है और इसके लिए हमें चीनी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सैन्य कमांडरों के अनुसार पीएलए ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में सुरक्षित संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींचा है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर आगे के सैनिकों के लिए सौर गर्म कंटेनरों को पहुंचाने के लिए भारी लिफ्ट क्रेन का इस्तेमाल किया है और एक अस्पताल भी बनाया है। हालांकि चीन पर नजर रखने वालों के अनुसार पीएलए लद्दाख में भारतीय बुनियादी ढांचे के अपग्रेड करने की खबर से इसलिए चिंतित है क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर के पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर सकता है, जो कि खुंजेर दर्रा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह समझा जाता है कि चीन ने सीपीईसी को लेकर अपने सभी मौसम सहयोगी के पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, क्योंकि भारत ने बीजिंग की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र और पीओके का शोषण करने पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमता और एलएसी पर भी बड़ी क्षमता भी पीएलए को पूर्वी लद्दाख में 1959 के कार्टोग्राफिक क्लेम लाइन के अनुसरण से रोकती है। तथ्य यह है कि 1976 में तत्कालीन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले चीन अध्ययन समूह ने लद्दाख एलएसी पर भारतीय सेना के लिए 65 गश्त बिंदुओं को परिभाषित किया था। चूंकि ये गश्त बिंदु एलएसी की भारतीय धारणा के भीतर थे, इसलिए जबरदस्त तरीके से सीमा के अपग्रेड के माध्यम से पीएलए ने इन सीमाओं को भारतीय सीमा के रूप में बदलने की कोशिश की। यह पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा यूपीए शासन को इंगित किया गया था, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा
कि भारतीय सैनिकों को सीएसजी द्वारा परिभाषित कम से कम सीमा तक गश्त करनी चाहिए। वर्षों से चीन ने न केवल सीमा पर भारत पर दबाव डाला है, बल्कि अपनी गुट निरपेक्ष स्थिति बनाए रखने के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब न जाने के लिए पर्याप्त रूप से निंदा भी कर रहा है। बीजिंग अपनी ओर से मानता है कि यह एक अलग लीग से संबंधित है और उसने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने से रोक दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की सियासत में बड़ा बदलाव कराएंगे राज्यसभा चुनाव, भाजपा की बड़ी जीत तय, सिमट जाएगी सपा बसपा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का कारण बनने जा रहे हैं। ये भाजपा की संख्या में जबरदस्त इजाफा करेंगे, जबकि सपा बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो विधानसभा का दलीय आंकड़ा देखते हुए इस चुनाव में भाजपा की झोली में 10 में से 9 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। वहीं सपा को सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। बसपा और कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। चुनाव प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी और चुनाव 9 नवंबर को होंगे। जिस 10 सीटों के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने जा रहा है, उनमें सपा के पास 4, बसपा के पास 2, कांग्रेस के पास 1 और भाजपा के पास 3 सीटें हैं। सपा के 4 सदस्यों में जावेद अली खां, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और रवि प्रकाश वर्मा शामिल हैं। बसपा के राजा राम और वीर सिंह तथा कांग्रेस के पीएल पुनिया का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। भाजपा के 3 सदस्यों में नीरज शेखर, अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। इनमें भाजपा के तीनों सदस्यों की वापसी के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल का राज्यसभा में पहुंचना तय है। सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल को उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। घटती रही सपा की सीटें। वर्ष 2014 के चुनाव में इन 10 सीटों पर सपा के 6 सदस्य जीते थे। इनमें जावेद अली खां, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व रवि प्रकाश वर्मा के अलावा मोहम्मद आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर शामिल थे। पर 2019 में लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद आजम के त्यागपत्र से रिक्त विधानसभा की रामपुर सीट के उपचुनाव में तजीन ने सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को राज्यसभा भेजा था। बदले राजनीतिक समीकरण में नीरज शेखर ने सपा छोड़ने के साथ राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। अब वे भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं। इस प्रकार सपा के 4 ही सदस्य बचे। हरदीप पुरी को भाजपा ने मनोहर पर्रिकर के स्थान पर यूपी से राज्यसभा में भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच 28 अक्टूबर को लद्दाख जाएगी संसदीय समिति, अग्रिम चौकियों का लेगी जायजा। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच एक संसदीय समिति 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर जाएगी। इस दौरान समिति सीएजी रिपोर्ट के तहत भी जायजा लेगी, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे सैनिकों के मौसमी कपड़े, स्नो गॉगल्स की कमी का जिक्र किया था। इसके साथ ही समिति जवानों के आवास, राशन और अग्रिम चौकियों का भी जायजा लेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य 28-29 अक्टूबर को लेह की यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय समिति के दौरे की अनुमति दे दी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने, वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत करने और उनके कामकाज की स्थितियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था। इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि पीएसी ने 6 सितंबर को एक बैठक के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ जवानों के राशन और कपड़ों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। इस बैठक के दौरान ही पीएससी अध्यक्ष ने लद्दाख दौरे की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। पीएससी अपनी यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए 23 अक्टूबर को ओम बिरला से फिर मुलाकात कर सकती है। बता दें कि फरवरी में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कैग ने सियाचिन और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और राशन की कमी की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा अमेरिका, भारत से मांगी पड़ोसी के बारे में सलाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बाइगन भारत की यात्रा के बाद आज से बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। बाइगन सोमवार को भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। भारत के साथ ही अमेरिका की अब कोशिश बांग्लादेश के साथ रिश्ते फिर से मजबूत करने की है। प्रशांत क्षेत्र में इसके जरिए अमेरिका की मंशा चीन की हर चाल को नाकाम करने की है।
एस जयशंकर से भी अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों की चर्चा की। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के पड़ोसी के बारे में भारत से राय जानने की कोशिश की। बाइडेन ने भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से बातचीत करके क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान देते समेत पड़ोसी मुल्कों का रुख जानना चाहा। कोविड-19 के दौर में चीन बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में बढ़ रही चीन की नजदीकी के बीच बाइडेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका जा रहे हैं। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने इस संबंध में एक बयान जारी कर उप विदेश मंत्री के बांग्लादेश के दौरे के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि आज वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मीटिंग भी करेंगे। दरअसल भारत दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिका को बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी और हिलेरी क्लिंटन ने भी बांग्लादेश के दौरे की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि किसी वजह से वो दौरा संभव नहीं हो पाया। अमेरिका को भारत की तरफ से ये बताया गया है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन बांग्लादेश में निवेश बढ़ा रहा है। बांग्लादेश अपनी रक्षा जरूरतों का 80% हिस्सा उससे खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका की यात्रा और अहम हो जाती है। भारत ने बांग्लादेश को भी इस क्षेत्र में सहयोग के लिए मदद की पेशकश की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक, भारत भी जवाब देने को तैयार। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया है कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। उधर हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि लगता है चीन बातचीत से अपना रवैया नहीं बदलने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन से जंग के बिना बात नहीं बनेगी। भारत और चीन के सीमाई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। ऊपर से सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल होने वाले हैं। उसने जहां बॉर्डर पर 60,000 सैनिक से ज्यादा फौजियों को तैनात कर रखा है, वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनामा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने भारतीयों को दिया धन्यवाद। यह है वजह। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने भारत को धन्यवाद कहा है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने बाकायदा ट्वीट करके भारतीयों का आभार माना है और भारत से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया है। दरअसल ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर भारतीयों ने दिल खोलकर ताइवान को बधाई दी थी। भारतीयों का यह दोस्ताना अंदाजा ताइवान के राष्ट्रपति को बहुत पसंद आया है। इसके जवाब में राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने पहले एक ट्वीट किया था और अब फिर से भारतीयों को धन्यवाद देते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत की जमकर तारीफ की है। त्साई इन वेंग ने अपने ताजमहल दौरे की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों की याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवन संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वह समय बहुत याद आता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे में एनडीए को बिहार में भारी बढ़त। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ताज़ा प्री पोल सर्वे के हिसाब से बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। इससे पहले एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी एनडीए की बढ़त दिखी थी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 पर भाजपा जेडीयू गठबंधन वाले एनडीए को जीत पक्की नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन को महज 76 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है। इसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है। 8.7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार, तो 7.1% के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रदर्शन को 43.6% लोगों ने खराब बताया, जबकि 27.5% लोगों ने इसे अच्छा और औसत बताया। मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को 28.2% लोगों ने अच्छा बताया है। 32% लोगों ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया, जबकि 17.6% के साथ दूसरे स्थान पर तेजस्वी यादव और 12.5% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर सुशील मोदी रहे। सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बाद अन्य को 7 सीटें, जिसमें 5 लोजपा को मिल सकती हैं। अगर दलगत सीटों की बात करें
तो एनडीए की 160 सीटों में भाजपा के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी गठबंधन में राजद को 56, कांग्रेस को 15 और वामपंथी दलों को 5 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल, कुल सीट 243, एनडीए 160, भाजपा 85, जेडीयू 70, हम वीआईपी 5, यूपीए 76, राजद 56, कांग्रेस 15, वामदल 5, अन्य 7, लोजपा 5। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी दिखी एनडीए की सत्ता में वापसी। टाइम्स नाउ सी वोटर से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था, उसमें भी एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी की संभावना दिखी। राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन पीछे रह रहा था। इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 64 से 84 और अन्य दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चीनी दूतावास के बाहर लगा पोस्टर, डियर चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले लो। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। अब्दुल्ला ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि नियंत्रण रेखा पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वह फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि इसे फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। अब्दुल्ला के बयान को लेकर मंगलवार को दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। हिंदू सेना ने इस दौरान यहां पोस्टर भी लगाए जिन पर लिखा था, डियर चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले लो। दूसरी ओर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान का कड़ा विरोध किया है। महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मांग की है कि अब्दुल्ला की संसद सदस्यता तत्काल समाप्त करके राष्ट्र को धाराओं में केस दर्ज किया जाए। वहीं अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश विरोधी भी बताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जिसे संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर हटाया गया था, चीन की सहायता से दोबारा अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाएगा। यह न केवल चिंतनीय है बल्कि दुखद है। संबित पात्रा ने कहा, फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज अगर चीन आक्रामक हुआ तो इसका एक ही कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को न्यायोचित ठहराते हैं। वहीं दूसरी ओर एक देशद्रोही कमेंट करते हैं कि भविष्य में हमें अगर मौका मिला तो हम चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिटायर्ड ऑफिसर पूरी करेंगे लद्दाख की सड़क परियोजनाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में जोखिम भत्ते में 733% का इजाफा। जी हां दोस्तों, चीन बांग्लादेश सीमा से राष्ट्रीय राजमार्गों का संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सरकार तीनों सेनाओं सहित केंद्र व राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेने जा रही है। इसका मकसद लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड व पूर्वोत्तर के राज्यों में सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में जोखिम भत्ते में 733% का इजाफा किया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने 5 अक्टूबर को ठेके पर भर्ती के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 2 नवंबर है। उपक्रम में तकनीकी अथवा परियोजना पद पर कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक पदों पर भर्ती की जाएगी। NHIDCL के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कार्यकारी निदेशक को सरकारी फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने वेतन व 40,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। महाप्रबंधन को 1,81,000 से 2,25,000 रुपए वेतन व 36,000 रुपए जोखिम भत्ता। उप महाप्रबंधन को 1,20,000 से 1,75,000 रुपए व 32,000 रुपए जोखिम भत्ता। प्रबंधक को 1,10,000 से 1.5 लाख रुपए वेतन व 24,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों की योग्यता सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री व निश्चित कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। शीर्ष अधिकारियों की उम्र 61 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए और उन्हें शुरू में 2 साल के लिए ठेके पर रखा जाएगा। इसके पश्चात 65 साल उम्र तक उनको विस्तार मिल सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब मलेशिया ने ड्रैगन को दिखाई आंखें, 60 चीनी नागरिक किए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन को अपनी आक्रामक नीतियों के चलते कई देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
ताइवान के कड़े कदम के बाद अब मलेशिया ने अपनी जल सीमा में 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चीन में रजिस्टर्ड 6 मछली मारने वाले जहाज भी जब्त किए हैं। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा कि ये लोग मलेशिया की जल सीमा में घुस आए थे। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। साल 2016 से 2019 के बीच चीन ने मलेशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 89 बार घुसपैठ की है, लेकिन अब मलेशिया ने सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर खनिजों के लिहाज से समृद्ध इलाका है। इसके अलावा इस रूट से दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि चीन हर हाल में यहाँ से पीछे नहीं हट रहा है और यही वजह है कि पड़ोसी देशों के साथ ही उसकी अमेरिका से भी तनातनी है। मलेशियाई मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कहा कि चीनी जहाज़ों और मछुआरों को जोहर राज्य के पास समंदर में पकड़ा गया। MMEA के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद जुल्फदली नयन ने बताया कि ये सभी जहाज़ चीन के किन्हू आंगडाओं में रजिस्टर्ड हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 6 जहाज़ों के कप्तान और 54 मछुआरे हैं। एजेंसी ने कहा कि शायद ये जहाज़ मॉरिटानिया जा रहे थे, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से रुक गए थे। इस साल की शुरुआत में एक चीनी खोजी जहाज़ मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1 महीने तक रहा था, जिसकी मलेशियाई तेल खोजी जहाज़ के साथ विवादित इलाके में तनातनी हुई थी।